अच्छा सर, अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा, अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है तो हमें कुछ चीज़ें पहले की रिकॉल करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द वे आई हैव मेड अ रिसर्च, जिसमें मुझे आपको 5 स्टेज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन से कनेक्टेड रह के लेके चलना है। पहली बात अगर मैं कहूँ कि आप कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, फिर आप कहते हैं कि उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है। फिर वो कहता है कि भाई आप ट्रांजैक्शन प्राइस को देखें कि कीमत कितनी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, आपने ट्रांजैक्शन प्राइस क्या सेट की है। फिर वो कहता है एलोकेट करें, और फिर वो कहता है रेवेन्यू रिकग्नाइज करें बेस्ड ऑन वेन एवर यू हैव सेटल योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब वो ओवर द पीरियड थी, पॉइंट इन टाइम थी, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे थी, वो हमने कवर कर लिया। अब मैं 2 स्टेप पीछे लेके आ रहा हूँ ट्रांजैक्शन प्राइस पे। ट्रांजैक्शन प्राइस जब हम कहते हैं कि आप देखें कि कितनी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फिर वो कहता है इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर लें, क्योंकि पहले नहीं बता सकता था, क्योंकि पहले बेसिक बता रहा था, अब इसको हम थोड़ा एडवांस लेके जा रहे हैं। वो कहता है जब आप ट्रांजैक्शन प्राइस को असेस कर रहे होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने देख ली, अब आप देखें ट्रांजैक्शन प्राइस क्या फिक्स की गई है। वो अमाउंट तो अपनी जगह है, पर वो देखना है कि भाई क्या वो ट्रांजैक्शन प्राइस उसी वक्त दस्ती सेटल हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। अगर फ्यूचर में हो रही है तो इट डस कंटेन अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंसिंग, यानी उसके अंदर एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट जुड़ा होगा। अब इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर कार परचेज करने गया तो मैंने कहा कि भाई मुझे ये कार पसंद आ गई है, ये मुझे चाहिए, तो सामने वाले की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई वो कार डिलीवर करना। मैंने कहा यार जानी इसकी प्राइस क्या है, उसने बोला कि भाई यार 36 लाख रुपए। मैंने कहा सही है। उसने कहा भाई लाओ 36 लाख रुपए ले जाओ। मैंने कहा यार 36 लाख रुपए तो अभी नहीं लेके जा सकता मैं आपको इसके पैसे दूंगा 2 साल बाद। उसने कहा अच्छा तो बेटा फिर प्राइस हो गई आपकी 4.2 मिलियन। मैंने कहा 4.2 मिलियन। उसने बोला कि भाई जब आज पैसे दोगे तो भाई मैं तुम्हें सस्ती दूंगा, मैं तुमसे अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो रिकवर करूंगा। मैंने कहा तुम इंस्टॉलमेंट बना दो। उसने बोला नहीं भाई ये लीज वीज नहीं है, आप मुझे जो प्रॉमिस कंसिडरेशन दे रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, उसमें मैं आपसे ज़्यादा पैसे लूँगा। तो आपको नहीं लगता कि जो 3.6 मिलियन में से 4.2 मिलियन तक का डिफरेंस है वो एक्चुअल सेल के पैसे नहीं हैं। वो जो पैसे हैं वो पैसे मुझसे जो मांग रहा है वो किस मद में मांग रहा है सर? वो इस मद में मांग रहा है कि भाई उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपनसेट करनी है, यानी फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंटरेस्ट है। तो IFRS 15 का जो मेन मकसद है वो कहता है कि देख लो ज़रा ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर, कंसिडर वेदर ट्रांजैक्शन प्राइस इंक्लूड्स एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट और नॉट। फिर कहता है यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर टाइम व्हेन परफॉर्मेंस obligation is settled and time of payment। वो कहता है ये 2 चीज़ें आप अपने मद्देनज़र रखें, आपको खुद समझ आ जाएगा। वो कह रहा है पहली चीज़ कि कंसिडर करें कि ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर क्या कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। वो कहता है इसको कंसिडर करने के लिए आपको क्या कंसिडर करना है कि भाई जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो रही है और पैसे कम मिल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो इस केस के अंदर अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल बनाता हूँ कि भाई जनवरी 1 2022 पे, जनवरी 1 2022 के ऊपर हमने गुड्स डिलीवर किए। सही है जी, गुड्स डिलीवर किए और यहाँ पे मुझे पैसे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे पैसे मिलेंगे, यहाँ पे मैं एक ऑल टुगेदर एक हाइपोथेटिकल फिगर बना लेता हूँ, 3.6 मिलियन। सही है, और मैंने कहा 1.10, यह आ गया 3960। मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे ₹3960,000 मिलेंगे। कितने साल बाद सर? मैंने कहा सर कुल मिला के 2 साल बाद, 1 जनवरी 2022 हो गया, 2022 पूरा, 2023 पूरा। तो हमने कहा हमें जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे कितने साल बाद सर? आप कहेंगे आपको पैसे मिलेंगे 2 साल बाद। अच्छा भाई, आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर जनवरी 1 पे, तो मैंने कहा कि सर
मैं अगर यहाँ पर सेल बुक करने लगा हूँ तो मैं सेल्स बुक करूँगा, रेवेन्यू बुक करूँगा उस अमाउंट से जो आज की प्राइस होती, आज की प्राइस होती। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं सर ऑल टुगेदर यहाँ से उठा के इस प्राइस को लेके आऊँगा पीछे, इस प्राइस को लेके आऊँगा पीछे। सर पीछे लाने का मतलब क्या भाई? पीछे लाने का मतलब है मैं इसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दूंगा। वो कह रहा है रेवेन्यू उस अमाउंट से बुक करो जो उस दिन की प्राइस है। यू नीड टू एलिमिनेट द फाइनेंसिंग कंपोनेंट फ्रॉम योर ट्रांजैक्शन प्राइस। यानी सिंपल रखो यार, आज के बाद जब कोई सवाल करो तो उसमें मोहतात रहना कि क्या उस प्राइस के अंदर कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट और वो भी सिग्निफिकेंट मौजूद है या नहीं है तो हटा देना। वो कह रहा है वो भी इनकम है आपकी, वो भी कमाई है, बट वो इंटरेस्ट इनकम है, उसको अलग से दिखाओ मेरा भाई, वो अलग गेम है। इसको इसमें क्यों मिला रहे हो? इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड करो, सिंपल कहानी है, क्लैरिटी है। अब देखिएगा, मैंने कहा जब मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली, जब मैंने बच्चों इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ गई 3.6 मिलियन। अच्छा, और ये जो 3.6 मिलियन आ रही है वो कैसे आ रही है? मैंने कहा सर मैंने पहले इसको हटा दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। मैंने कहा 3,960,000 ये आ गया। मैंने कहा भाई रेट चल रहा है 10% का। मैंने कहा कितने साल पीछे ले आऊँ? 2 साल। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि ये 3.6 मिलियन की पावर हमारी 1.10 की पावर 2। अच्छा ये अमाउंट बनती है 4,356,000, 4,356,000। ये हमने गलत ले ली थी। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे 4,356,000 को डिवाइड कर दूँ तो मैं 2 साल पीछे ले आया, इसमें से मैंने इंटरेस्ट को हटा दिया। हमने कहा सही है भाई, सेल्स बुक हो गई। अच्छा अब मैंने कहा कि मैं ट्रेड रिसीवेबल बुक कर लिया इतने से, ये हो गई आपकी सेल्स बुक। ये जाएगी आपके दस्ती पीएनएल के अंदर। सर बकाया पैसे मिलेंगे, सब्र रखो। हमने कहा मैंने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट किया, सही है जी, और मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दिया। वो कैसे? हमने कहा 3.6 मिलियन पे 10% आप इंटरेस्ट इनकम बुक करें। बेसिकली अब मैं अपनी वैल्यू को ग्रो कराऊंगा, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। वैल्यू को ग्रो कराऊंगा, वो ये रहा। क्लैरिटी है? अच्छा ये हो गया पहला साल। ईयर 2022 के एंड के ऊपर मेरा रिसीवेबल दिस प्लस दिस पे मौजूद होगा। मैंने कहा अब मुझे मज़ीद, क्योंकि रिकवरी तो हुई नहीं है, तो अब मुझे मज़ीद इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा इस अमाउंट के ऊपर। मैंने कहा इसके ऊपर आप 10% लगाएं तो 396,000 आ गया। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे 3.96 मिलियन पे 10% बुक करूँ तो ये अमाउंट आती है। अब मैंने कहा कि सर अब मुझे मिलेंगे पैसे और उतने जितने मेरे एग्री हुए थे। तो मैंने कहा कैश हो गया डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल इतने से इंक्रीज़ हुआ था, इतने से बेसिक क्रिएट हुआ था, ये पैसे आ गए 4,356। क्या हमने यही तय किए थे? यस। तो फ़र्क इतना है कि आप लोगों ने कभी भी, आपने कहा कि भाई मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो रही है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जिस दिन सेटल हो रही है उस दिन खाली मोहतात रहना कि मुझे कौन सी अमाउंट से रेवेन्यू बुक करना है। ऐसा तो नहीं है वो जो अमाउंट दी हुई है वो फ्यूचर की हो, उसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो, उसको हटा के रेवेन्यू बुक करना। और मैं आपको बाखुदा स्टेज वाइज इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि जहाँ जो सोचना है वहाँ पे वो आके सोचो। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सर टेक्निकली आपने क्या करना है, कोई भी रंगो नस्ल का सवाल हो, अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें भंड नहीं मारना, सवाल आते हैं आगे। आपने माल बेचा सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर, सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुनना। सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर माल बेचा और आपके रिटर्न प्रोजेक्टेबल नहीं है, आपने 1 रुपये की भी सेल बुक नहीं की होगी, सब्जेक्ट टू
कि आप ये कहेंगे कि मेरे रिटर्न्स प्रोजेक्टेबल नहीं है, आपको पैसे भी नहीं मिले, अभी पैसे भी नहीं मिले, ये बात क्लैरिटी है। अच्छा, जैसे ही 3 दिन का टाइम गुजरा, 3 दिन बोल रहा हूँ, 30 दिन का टाइम गुजरा, 1 महीना लैप्स हो गया, अब आपने कहा कि सामने वाले बंदे ने जो 30 दिन में, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 30 दिन तक आपने कोई रेवेन्यू बुक नहीं किया, इन्वेंट्री चली गई, राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक करके बैठे हुए हो, आपने रेवेन्यू और रिसीवेबल कोई एंट्री नहीं बनाई, पैसे नहीं मिले आपको। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बाखुदा आपको पैसे नहीं मिले, कोई रेवेन्यू की एंट्री, पैसे मिल भी जाते तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में चले जाते। मैं दो चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ आपको, दो कॉन्सेप्ट्स को। क्या बोला? 30 दिन का आपने टाइम दिया है, पसंद है तो सही है, वरना खैर है वापस दे जाना। तो आपने एक ही एंट्री बनाई होगी, इन्वेंट्री क्रेडिट, राइट ऑफ रिटर्न एसेट डेबिट। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों नहीं बनाई होगी भाई? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इसलिए नहीं बनाई होगी ना भाई, क्योंकि आपने अब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं की है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं हुई, और ना आपके पास पैसे आए। तो पैसे आते तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कुछ भी नहीं कर सकता मैं। नो एंट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बिकॉज यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग। सर मैं रिसीवेबल डेबिट करके जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करूँ, क्यों फजूलियात, क्यों करना है ऐसा? रिसीवेबल डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों करूँगा मैं? रिसीवेबल तो मेरा है ही नहीं। अब बात समझे, 30 दिन गुजर गए, फिर सवाल में लिख के देता है कि 30 दिन गुजरने के बाद, 30 दिन लैप्स होने के बाद आपको ये पता लगा कि कस्टमर आपको पैसे देगा 2 साल बाद, तो उस दिन जब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो क्या उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे जो सवाल में दी हुई है, जो 2 साल बाद मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सचर भी आ सकता है, तो इसमें आपने ख्याल रखना है। बात क्लियर है? अब इसी में एक उलट केस दिखाता हूँ, सुकून से समझिएगा। मैंने कहा भाई आ जाएं, मैंने कहा अब है कि आपने कंसिडरेशन रिसीव्ड, यहाँ आ गया, कंसिडरेशन रिसीव्ड यहाँ आ गई, गुड्स टू बी डिलीवर्ड यहाँ है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम है, हाँ, एक टाइम पे। गुड्स डिलीवर्ड टू बी यहाँ है, सही है जी। बहुत सुकून और तामुल से इस कॉन्सेप्ट को देखना। हमने कहा जब मुझे कंसिडरेशन यहाँ पे मिली, प्लीज़ सुनिएगा खुदा के वास्ते, जब मुझे कंसिडरेशन यहाँ पे मिली तो मैंने कहा कि भाई जब कंसिडरेशन यहाँ पे मिली तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना दी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, भाई पैसे लेके बैठे हुए हो, क्या आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल की है? 2 साल बाद है, 2 साल बाद है। सर ऐसा कब होगा? सामने वाले ने पैसे देके आपको लॉक कर दिया, आपने बोला भाई माल मंगवाऊंगा, ये वो जो भी है आपको 2 साल बाद मिलेगा। उसने बोला सही है भाई, हैच कर लिया उसने पैसे दे दिए, उसने आज पैसे दे दिए, आप उसको डिलीवरी कब करेंगे? 2 साल बाद। अच्छा, अब आपने कहा कि मैंने 3.6 मिलियन इज़ बेसिकली माई करंट वैल्यू, आज की वैल्यू है। अच्छा, अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। कैसे? आपने टेक्निकली किसी बंदे से फाइनेंस ऑब्टेन कर लिया, दिस इज़ एज गुड एज कि आप किसी बंदे को कह रहे हो कि मैं तुझे चीज़ आगे जाके दूंगा, तू आज मुझे पैसे दे दे। तो टेक्निकली आपने फाइनेंस ही ऑब्टेन किया ना। अब आपने फाइनेंस ऑब्टेन किया, पहले किसी और ने फाइनेंस ऑब्टेन किया था, कस्टमर ने। ये फाइनेंसिंग आपने ऑब्टेन की है। देखिए दोनों में फ़र्क है। पहले आपने सामने वाले को कहा कि तू पैसे बाद में देना, तो आपने कहा बकाया मैं इंटरेस्ट के चार्ज करूंगा। आज आपने पैसे पहले ले लिए, तो टेक्निकली उससे आपने फाइनेंसिंग ले ली है। तो आज आप जो गुड्स उसको फराहम करेंगे, आज तो कर ही नहीं रहे, गुड्स फराहम करेंगे 2 साल बाद। तो वो कह रहा है ये जो 3 पॉइंट, देखो फिर अगेन लॉजिकल बात है, वो कह रहा है कि 3.6 मिलियन बच्चों जो आपने आज रिसीव किए हैं, ये आज की वैल्यू है। वो गुड्स की वैल्यू तो इन्फ्लेशन के बाद होती ना, वो भी कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो आप रेवेन्यू कब बुक करेंगे? 2 साल बाद। तो गुड्स की वैल्यू उस वक्त क्या 3.6 मिलियन होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। पर व्हाट यू हैव डन अप टिल नाउ, अभी तक तो आपने किया ये है कि आपने सॉर्ट ऑफ किसी से फाइनेंसिंग ऑब्टेन की, क्योंकि आपने पैसे पहले ले लिए। इससे पहले वाले केस में आपने कहा तुम पैसे बाद में देना तो मैं तुमसे ज़्यादा लूँगा,
उसने कहा आज तू पैसे ले ले तो वो मुझे पैसे कम दे रहा है, पर आगे चीज़ महंगी होगी तो वो पैसे ज़्यादा, जो चीज़ मैं उसको फराहम करूँगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना। अगेन इससे पहला वाला केस क्या था, मैंने उसको कहा तू पैसे बाद में देना, तो मैंने उससे ज़्यादा पैसे लिए, तो बाकी इंटरेस्ट के नाम पे लिए थे। आज उसने मुझे पहले पैसे दे दिए और मैं उसको चीज़ आगे जाके महंगी दूंगा, तो टेक्निकली मैंने उससे फाइनेंसिंग ले ली ना, अब मैं इसको कहीं भी यूज़ करूँ। तो अब वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बशर्ते आपने बेशक बुक की हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर ये आज की वैल्यू है, सेल बुक होगी 2 साल बाद, तो अपनी इस कंसिडरेशन को वहाँ पे पहुँचाओ, ग्रो करवा के, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ योर फाइनेंसिंग। तो अब इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस का एलिमेंट है, क्योंकि आज आपने पैसे लिए कम, आप उसको चीज़ देंगे ज़्यादा की, तो आप टेक्निकली उससे फाइनेंस ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं। दिस इज़ एज गुड एज कि भाई आप बैंक के पास जाते, बैंक को बोलते यार पैसे दे दे, तो बैंक बोलता भाई आगे जाके क्या दोगे, तो हम बोलेंगे पैसे देंगे, तो पैसे जब उसको देते तो सूद समेत देते ना। पर यहाँ पे मैं अपने कस्टमर को पैसे दूंगा या उतनी ही इक्विवेलेंट की चीज़ दूंगा, उतनी इक्विवेलेंट की चीज़ दूंगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको IFRS 15 ये कहता है कि भाई आपने जो पैसे लिए हैं बराए मेहरबानी उसको आप लेके डेबिट कर दें, पर इसके अंदर अब आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूड करें, क्योंकि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग दैट यू हैव बॉट फ्रॉम योर कस्टमर। अब ये आपकी फाइनेंसिंग है, आप इसको ग्रो कराएंगे। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, बैंक के पास जाते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, सूद समेत उसको वापस देते, अब सूद समेत उसको पैसे दोगे या गुड्स दोगे इक्विवेलेंट, तो उसको वहाँ तक पहुँचाओ ना। अब ये आपका सॉर्ट ऑफ नुकसान है, पर आपने फाइनेंसिंग तो ली है। खैर अब मैंने कहा अब मैं इसके ऊपर सर ऑल टुगेदर एक बुक करूँगा इंटरेस्ट एक्सपेंस और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कितने से सर, इसका 10%। मैंने अपनी लायबिलिटी को इन्हांस करा दिया, मैंने कहा सर अब अगर मैं कहूँ ये मैंने एंट्री बनाई है 2022 में, सर सेल्स की एंट्री नहीं बनाई आपने, ओ भाई बेचा ही नहीं है माल, निकालूंगा कब, 2 साल बाद। मैंने कहा सर अब मैं यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूँ, दिस प्लस दिस पे 10%, ये आ गया। मैंने कहा चलो अब वो टाइम आ गया जानी, अब वो टाइम आ गया कि मैं रेवेन्यू बुक करूँगा, सीधी सी बात है। अब जब मैं रेवेन्यू बुक करूँगा तो रेवेन्यू बुक करते वक्त पैसे तो वो दे चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके रेवेन्यू को क्रेडिट कर दूंगा। अब देखो आप रेवेन्यू को तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो ना, पर मेरा सवाल ये है कि जब रेवेन्यू को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, उसने पैसे तो दिए थे कम, तो जो पैसे आपको कम दिए थे वो आपको नुकसान था और वो टाइम वैल्यू मनी थी, दैट वाज योर फाइनेंसिंग। तो आपने फाइनेंसिंग के नाम पे उसको बुक किया ना, आज उसको रेवेन्यू के तौर पे बुक कर रहे हो, तो वो सिंपल वो सब्सटेंस पे जा रहा है। वो कह रहा है कि भाई तुमने अगर पैसे ले लिए सही है, डेबिट करो बिस्मिल्लाह, पर जो तुम उसको आगे जाके चीज़ महंगी फराहम करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन थिंग, आप अपनी इस अमाउंट को वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि अब और पैसे नहीं आने हैं, अब और पैसे नहीं आ रहे। अब आप कहते हो सर मैं रेवेन्यू ही 3.6 मिलियन से बुक कर लेता, तो वो एक बहुत ही फुलिश बात होती है, क्योंकि 3.6 मिलियन की वैल्यू 2 साल पहले की है, तो सर आगे जाके कर लेता। भाई अगेन कह रहा हूँ आगे जाके नहीं कर सकते ना, 3.6 मिलियन पैसे पहले के हैं, आपने उससे फाइनेंसिंग ली हुई है, तो आपने जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट उससे लिया हुआ है, यू नीड टू ग्रो योर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड बाय चार्जिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, दिस इज योर नुकसान। और अगर इक्विवेलेंट बात है, अगेन बैंक की एग्जांपल अगेन एंड अगेन दे रहा हूँ। अब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एटलस होंडा की एग्जांपल लें, तो अगर कोई मैं कार बुक करवाता हूँ और वो मुझे कहता है कि भाई आपको डिलीवरी 1.5 ईयर बाद मिलेगी क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, तो जो ये कंपनीज पैसे ले रही होती हैं पहले से और कार बाद में फराहम करती हैं, ये अपने पास कैश लेके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को बुक करती हैं और फिर इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करती हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न ये है कि भाई उन्होंने हमसे फाइनेंसिंग ले ली पहले, और वो जो आगे जाके खुद देखो ना, आगे जाके जब कार की वैल्यू बढ़ती है तो मुझे तो वही वैल्यू मिलेगी ना, तो वो इनका बेसिकली एक फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट है। पर अगेन अगर मैं कस्टमर को कह रहा हूँ तू पैसे बाद में देना, तो मैं उससे ज़्यादा पैसे लूँगा तो इनकम बुक करूँगा। मैं अगर आज उससे पैसे ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चीज़ तुम्हें बाद में दूंगा, तो टेक्निकली मैं दिस इज एज गुड एज कि मैं बैंक के पास गया, लोन लिया, सूद समेत पैसे वापस दूंगा, पर यहाँ पे सूद समेत चीज़ उतने की दूंगा। बात क्लियर है? तो सर यहाँ पर
हमने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिवर्स करके रेवेन्यू बुक कर लिया क्योंकि पैसे तो पहले ही आ चुके थे, तो बाकी जो इन्हांस वैल्यू है वो क्या थी भाई, वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस था। तो अगर इसका बेसिक क्रक्स बताऊँ इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जो चीज़ आपने एक्सपेंस के तौर पे बुक की आज वो रेवेन्यू में डाल रहे हो, ओवरऑल इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि आज रेवेन्यू, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आज रेवेन्यू पीछे का एक्सपेंस प्लस माइनस जीरो। पर इसमें हुआ क्या, जिस साल की फाइनेंसिंग है उसमें होगी, जिस साल का फायदा उसमें रिकॉर्ड हो गया, दैट्स इट। बात क्लियर है। अगेन आपने यहाँ पर उससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के हिसाब से पैसे तो कम ही लिए हैं ना, कितने के लिए, 3.6 मिलियन, और आप रेवेन्यू ज़्यादा बुक करें, और रेवेन्यू ज़्यादा बुक इसलिए कर रहे हो क्योंकि इस वैल्यू पे होना चाहिए, बस दैट्स इट, ये कहानी है। अब आपने यहाँ पे एंट्री बनानी है COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। दिस इज़ द टाइम दैट यू विल प्रिपेयर दिस एंट्री। पर अगेन यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ये 2.5 मिलियन की कार थी तो हमने ये बुक कर ली। अच्छा सर कार क्यों नहीं चेंज हुई, भाई लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV कॉस्ट पे खरीदी थी ना, हो गई। बात समझ आती है। तो सर मैंने आपको 2 केसेस करा दिए, आप एडवांस लें या सामने वाले को बोलें तू बाद में दे देना, दोनों केसेस करा चुका हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।